सरकार से बाहर होने के अगले दिन लालू पर एक्शन। पटना ईडी ऑफिस में 11 बजे से पूछताछ जारी। बेटी मीसा खाना और दवा देने गई। बिहार में कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास। नीतीश कभी भी बुला सकते हैं सदन की कार्यवाही। आज बंट सकते हैं विभाग। नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियल एज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन सोमवार को लालू यादव पर एक्शन हुआ है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पटना के ईडी ऑफिस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। लालू बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे थे। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी जी मंदिर में पूजा करने चली गई। मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचाया, 2 बार दवा भी पहुंचाई। मीसा ने मीडिया से कहा कि सब कुछ देश के सामने है और देश की जनता सब देख रही है। पिता उठ बैठ भी नहीं पाते, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो उन लोगों के साथ नहीं है उसे समन भिजवा देते हैं। ईडी ऑफिस के बाहर लालू के समर्थक खड़े हैं। पटना ईडी ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। मैं तेजस्वी यादव से आग्रह करना चाहता हूं कि वे बिहार के युवाओं को ये तंत्र बता दें कि 1.5 साल के अंदर करोड़पति कैसे बनते हैं। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें संसदीय कार्य से 2 और वित्त विभाग के 2 एजेंडे थे। सदन की कार्यवाही बुलाए जाने के लिए सीएम नीतीश को अधिकृत किया गया है। कोई डेट तय नहीं किया गया है। बजट सत्र 5 फरवरी को आगे बढ़ाया गया है। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश सीएम हाउस पहुंच गए हैं। जेडीयू सांसदों के साथ 1 घंटे बैठक की। आज मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा हो सकता है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के ऑफिस पहुंचकर बात की। सचिवालय में लगे आरजेडी कांग्रेस के मंत्रियों के नेम प्लेट उखाड़ दी गई है। जेडीयू के पुराने मंत्रियों के नेम प्लेट को ढक दिया गया है। तेजस्वी के बंगले के बाहर लगी डिप्टी सीएम की नेम प्लेट को भी ढका गया है। मेरे पास घड़ी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 11 बजे वो अंदर गए थे और 11 बजे से अभी क्या समय हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 घंटे से ऊपर हो गए होंगे। तो एक बीमार आदमी को इतने देर बिठा के रखना, जिसने मतलब 15 बीमारियां हैं, उसको एज उनका है और लगभग 1 साल होने जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनको छोड़ देना चाहिए और उनको लगता है कि कुछ प्रश्न और उनके बचे हैं तो उनको फिर आप दोबारा डेट दे के बुला लीजिए। आप 2 बार गई भी थी, क्या आप उनसे मुलाकात कर पाई? दवा कुछ? देखिए, एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी उस समय। उसके बाद आई थिंक प्रश्न उस समय पूछताछ चल ही रहा था। उनके पास जाने दिया गया था? जाने दिया गया था उस समय। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं जाने दिया गया है। खाना भी भिजवा दिया हमने, खाया नहीं खाया, क्योंकि वो कभी भी खुद से खाना नहीं खाते हैं। उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो खाना तो खुद से वो खाते नहीं है। और तो अब जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि अंदर क्या था, कैसे था। कुछ आपके वकील या कोई ईडी के वहाँ पे टीम से बात करने की कोशिश की? कब तक? नहीं, कोई तैयार नहीं है। कोई भी ईडी का अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। उनका इंटेंशन क्या लग रहा है आप लोगों को? अब इंटेंशन तो देश के लोग समझ रहे होंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। कल सरकार गिरी और आज बुला लिया गया। बिल्कुल। तो वही कह रही हूँ कि समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं। आपको नहीं लगा कि क्या पहले से था? क्योंकि कल पहले से डेट सब कुछ फिक्स था। अचानक तो हुआ नहीं, सरकार गिरी है और आज का इनका डेट है, कल तेजस्वी जी का डेट है। देखिए, आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माता जी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। बाहर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सेंट्रल एजेंसी के फोर्सेज आ गए हैं, सीआरपीएफ एंड ऑल, तो आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? देखिए, कर भी सकती है ये सरकार,
ये इस तरह की हरकतें और इस तरह का वो करते आए हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं भी करेगी, बट मुझे लगता है कि उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहां स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। हालांकि 4 मिनट के भाषण में राहुल गांधी एक शब्द भी बिहार की नई सरकार और नीतीश कुमार पर नहीं बोले। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर हमला करेंगे, लेकिन वे सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर हमला किया। राहुल ने कहा कि आज इस विचारधारा के चलते भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि ये मोहब्बत का देश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा को भाजपा देश के सामने रोज रखती है, वह नफरत और हिंसा की है। उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए बस स्टैंड के पास हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राहुल किशनगंज से अररिया के बीच 60 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। फिलहाल वे किशनगंज से 15 किलोमीटर दूर बूढ़ी माड़ी पहुंच गए हैं। यहां कुछ घंटे विश्राम करेंगे, इसके बाद आगे रवाना होंगे। उनके काफिले में करीब 20 गाड़ियां हैं। न्याय यात्रा में किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, इमरान प्रताप गिरी, जयराम रमेश, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी मौजूद हैं। राहुल राज्य में 2 दिन रुकेंगे। सोमवार सुबह 9 बजे उनकी यात्रा बंगाल बॉर्डर से किशनगंज के फरान गोला चौक पहुंची। राहुल अगले 2 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन अलर्ट है और जिस रूट से राहुल गांधी गुजरेंगे उस रूट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राहुल अगले 2 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन अलर्ट है और जिस रूट से राहुल गांधी गुजरेंगे उस रूट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन सीएम ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यात्रा के बिहार में एंट्री लेने से एक दिन पहले ही नीतीश ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। अब तक के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा करी थी। 4000 किलोमीटर हम चलकर कन्याकुमारी से समुद्र के तट से हम हिमालय कश्मीर तक पहुंचे और यात्रा का लक्ष्य था कि जो नफरत आज हिंदुस्तान में थोड़ा धीमा है, तुम्हारा मुझे बोलने दो, शांत हो जाओ। तो जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने यात्रा की। बीजेपी ने एक विचारधारा आगे रखी है, हमने भी अपनी विचारधारा उनके सामने आपके सामने रखी। वो कहते हैं देश नफरत का होना चाहिए, देश में हिंसा होनी चाहिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। एक दूसरे का आदर होना चाहिए। एक भाई को दूसरे भाई की इज्जत करनी चाहिए और तभी देश आगे जाता है। जब हमने यात्रा पिछले साल की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर बिहार का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा। इसलिए हमने मन बनाया कि इस साल हमें दूसरी यात्रा भारत छोड़ो
नागपुर से महाराष्ट्र तक करने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको इस यात्रा में हमने न्याय से जुड़ा है। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है, मगर हमने इसको न्याय के साथ जोड़ा है क्योंकि हमें लगता है और देश को लगता है कि देश की गरीब जनता के खिलाफ इस देश में अन्याय हो रहा है। आप सहमत हो? अन्याय हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय किए जा रहे हैं। बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है। जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी लागू की, मगर पूरे देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और इसकी चोट किसको लगती है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको सबसे बड़ी चोट लगती है। तो आर्थिक न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है। और सबसे बड़ा सामाजिक न्याय जो हमने जाति जनगणना की बात की है, जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जाति जनगणना की बात की है। भाई और बहनों, देश में आदिवासी है, दलित जमा हुआ है, 15% दलित वर्ग, 15% माइनॉरिटी वर्ग, ये जो सब लोग हैं, तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा। ब्रदर सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, मोहब्बत की आपने दुकान खोली, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।